Hello friends, how are you? Welcome to new my mechanical alphabet channel, and today I am bring for you heat transfer on new chapter from mechanical engineering. मेरा नाम अमित दीक्षित है और मैं आपके लिए नया चैप्टर नया सब्जेक्ट लाया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। इसको आप एंजॉय करें। इस चैप्टर को मैं शुरू करने से पहले इस बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, उसमें डेरिवेशन बहुत भरे हैं। आपको डेरिवेशन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसके बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। यहाँ पे मैंने दो टर्म लिखे हैं, थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें भी हीट है, इसमें भी हीट मैंने पढ़ा है, तो ये दोनों फेमिलियर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, जैसे जब कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाता है तो पहले स्टेट में भी इक्विलिब्रियम में था, दूसरे में भी हुआ, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। वो जो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है उसी को जो डील करता है वो थर्मोडायनेमिक्स है। जैसे आप देख लीजिए ये स्टेट 1 है, इसमें ये कोई सिस्टम था, अब ये दूसरे स्टेट में चला गया, तो इसको हम प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस हुआ। अब जो यहाँ पे एनर्जी इंटरेक्शन हुआ है, एनर्जी इंटरेक्शन लिख भी दूं, एनर्जी इंटरेक्शन हुआ है, इंटरेक्शन उसको डील करता है थर्मोडायनेमिक्स। मतलब हाउ द वर्क इज डन, हाउ मच द वर्क इज डन, कितना काम हुआ, हाउ मच द हीट इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड, कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है। और हीट ट्रांसफर हमें ये बताता है कि जो हीट ट्रांसफर हुआ है वो किस मोड से हुआ है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये हमें हीट ट्रांसफर बताता है ये चैप्टर। और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी हमें हीट ट्रांसफर चैप्टर ही बताता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। 1 मिनट, तो इसको मिटा दें। तो बेसिकली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर 3 प्रकार के हैं आपके। देयर इज 3 टाइप ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट इज कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा आपका रेडिएशन। तो कंडक्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई दो बॉडी आपस में कनेक्ट होती है, म्यूचुअल कनेक्शन उनमें होता है और उनमें टेम्परेचर डिफरेंस भी होना चाहिए, तब जो हीट फ्लो होता है उसी को हम कंडक्शन कहते हैं। ये एक बॉडी में भी हो सकता है, मतलब सेम बॉडी में भी हो सकता है सिंगल। जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ का टेम्परेचर कम है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो हीट फ्लो होगा इसमें भी कंडक्शन ही होगा। और इसमें मैटर फ्लो नहीं करता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो फ्लो नहीं करते, वो अपने मेन पोजीशन से वाइब्रेट करके ही हीट कंडक्शन करते हैं। ये इसकी ब्रीफ जानकारी, वही ब्रीफ नॉलेज हो गया। और अभी मैं ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। तो कंडक्शन आप समझ रहे होंगे, जैसे ये एक रॉड है और इसको आप यहाँ फर्नेस से अगर आप हीट कर रहे हैं तो ये हीट आपका यहाँ तक पहुंच जाएगा, पूरा ये भी कुछ देर में गर्म हो जाएगा। तो ये कंडक्शन हुआ। ओके, कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द एडजेसेंट फ्लूइड। फ्लूइड में आपका आ जाता है गैस और लिक्विड, बोथ दोनों। व्हेन इट इज इन मोशन, मतलब कि जो आपके फ्लूइड्स हैं जब वो मोशन में होते हैं और उस मोशन से जो वो हीट कंडक्ट करते हैं उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। इसका हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये आपका लिक्विड है इस कंटेनर में और ये आपका फर्नेस है। तो जब भी आप इसको हीट करेंगे, एनर्जी इसको देंगे, तो जो नीचे इसका जो लिक्विड होता है, लिक्विड जो पार्टिकल होता है, ये ऊपर जाएंगे, इनको एनर्जी मिली, इनका डेंसिटी कम हुई, दूर दूर हुए, ऊपर आए, और ये जो ऊपर इसकी हाई डेंसिटी थी ये नीचे आएगा। ये प्रोसेस, ये क्रम आपका चलता रहेगा। यहाँ हीट मिलेगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आएगा। तो ये जो पूरा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो रहा है, इसमें मोशन हो रहा है, तो इसी कारण इसमें हीट का जनरेशन हो रहा है, हीट इसमें फैल रही है, तो इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। और अब आता है रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेनिंग मीडियम टू प्रोपिगेट देयर हीट। उनको हीट प्रोपिगेट करने के लिए, इनको हीट अपनी पहुंचाने के लिए इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ये किसी बॉडी से निकलती है। ये होता है आपका रेडिएशन, या आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आपको इस बारे में बता देना चाहता हूँ। अब आपको कंडक्शन के बारे में अच्छे से अंदर से बता रहा हूँ क्या है।
यहाँ पर कंडक्शन होता कैसे है। मान लीजिए एक रॉड है ना, इसमें ये इसमें मॉलिक्यूल्स मैंने बड़े बड़े दूर दूर कर दिए कि आपको अच्छे से क्लियरिफाई हो सके। अब यहाँ पे आप इनमें हीट दोगे, ये आपका फर्नेस है। जब इनमें आप हीट देंगे तो जो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो इनमें वाइब्रेशन होगा, ये वाइब्रेशन वाइब्रेशन ये वाइब्रेशन ये आपको वाइब्रेशन इसमें आप देखने को मिलेगा। तो ये वाइब्रेशन के थ्रू इसमें ये हीट कंडक्ट होता है ना, जो आपका कंडक्शन होता है। अभी मैं मेटल नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मली कंडक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब कंडक्शन इन मेटल्स की अगर बात कर लूँ तो मेटल में कंडक्शन दो तरीके से होता है। पहला तरीका है वाइब्रेशन, जो मैंने भी आपको बताया है, और ये दूसरा तरीका होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये दो चीजों के कारण होता है। तो मैंने वाइब्रेशन तो समझा दिया कि इनमें वाइब्रेशन होता है, कोलिजन होता है, तो वाइब्रेशन से कोलिजन होता है और यहाँ तक हीट पहुंच जाती है, लेकिन ये अपनी डिस्प्लेस नहीं होते, वहां पे फिर आ जाते हैं, टाइट बाउंड होते हैं। और जो दूसरा आपका मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो आप जानते हैं मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत पाए होते हैं, तो इनको कहा जाता है हीट कैरियर भी कहा जाता है। और ये बाउंड नहीं होते, सबसे पहली बात ये बहुत इजीली हीट पाए, इससे इनको हीट मिली, एनर्जी मिली, फिर तुरंत दौड़ना शुरू करते हैं और यहाँ तक आपका हीट पहुंचा देंगे, आप जितना भी होता है फैला देते हैं। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा, यू विल सॉल्व बाय डूइंग दिस द हीट, यू विल सॉल्व बाय डूइंग दिस द हीट कंडक्शन परसेंटेज इन टोटल मेटल is due to the motion of free electron is 70%। 70% ये आपका मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन करता है, और ये आपका 30% ये आपका वाइब्रेशन ऑफ एटम करता है। एटम ऑफ वाइब्रेशन है ना 30%। और अगर ये हम कंडक्शन नॉन मेटल्स में बात करें, जैसे वुड हुआ या फिल हुआ, तो उनमें जैसे ये वुड ब्लॉक हुआ, इनमें रैंडम तरीके से एटम होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इनमें वाइब्रेशन होता है। जैसे आपको हीट देंगे आप इनको, इनमें वाइब्रेशन होगा, तो जो वाइब्रेशन से जो हीट पहुंचती है, सिर्फ उसी से इसमें थोड़ा सा हीट का कंडक्शन होता है। जैसे अगर आप लकड़ी भी लगा रहे हैं आग में या कहीं उसको हीट दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है, तो वो सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ एटम के कारण होता है। और ज्यादा गर्म क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि हीट जो कंडक्शन होता है, इसको मिटा दें। ये हीट जो हीट कंडक्शन होता है, ये आपका दो चीज पे और डिपेंड करता है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, दूसरा एमोर्फस सॉलिड पे रहता है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये रहता है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कि जिनको जो एटम की पैकिंग होती है, ये वेल अरेंज्ड मैनर में होती है, और जितना अच्छा इनका स्ट्रक्चर होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे जितना अच्छा, उतना अच्छा यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा। देयर विल बी गुड हीट ट्रांसफर इफ देयर इज वेल कंस्ट्रक्शन ऑफ एटॉम्स। ये आपका क्रिस्टलाइन में हुआ, और ये आपका एमोर्फस में होता है, जैसे कि किसी तरीके से भी जुड़े रहते हैं, तो ये एमोर्फस सॉलिड होता है। तो इसमें हीट कंडक्शन बहुत बेकार तरीके से होता है। अच्छा, ये उनपे मेटल नॉन मेटल पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर हम देखो, जनरली मेटल के क्रिस्टलाइन ही सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल एमोर्फस होता है। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड एक नॉन मेटल है, और इसकी कंडक्टिविटी वर्ल्ड लार्जेस्ट है। तो डायमंड की जो कंडक्टिविटी है वेरी 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 ग्रेटर है, बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और नॉन मेटल है, नॉन
नॉन मेटल है। और एमोर्फस में आपका रबड़ हो गया, लेड, शीशा, ये सब हो गया, तो इसमें आपका कंडक्शन बहुत स्लो होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी। अब बता दूं कंडक्शन होता है किसमें। कंडक्शन आपका जनरली तो होता सॉलिड में ही है, सॉलिड में सबसे अच्छा कंडक्शन होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लिक्विड और गैस में कंडक्शन नहीं होता है। लिक्विड में भी कंडक्शन होता है और गैस में भी कंडक्शन होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो सॉलिड का तो आप समझ ही गए। अब मैं आपको लिक्विड में थोड़ा कंडक्शन बता दे रहा हूँ। कंडक्शन इन लिक्विड डेफिनेशन आप बुक से दे सकते हैं। आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि पूरा चैप्टर की कॉन्सेप्ट का है। ओके, तो जैसे मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपका फर्नेस है। यहाँ पे जब आप इसको हीट देंगे तो तुरंत ही इसमें इसके पार्टिकल्स में मोशन तुरंत नहीं स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, पहले यहाँ कंडक्शन होगा, जो इसका जो लेयर है, जो पॉट का कंटेनर का ये जो लेयर है, इससे जो मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, तो जिससे हीट इस लेयर में गई, इस कंटेनर के लेयर में, और इसने ये हीट ट्रांसफर की इस पार्टिकल में जो भी कंटेनर के नीचे बॉटम से अटैच है। तो पहले इसमें कंडक्शन होगा। जब कंडक्शन नीचे सर्टेन वैल्यू तक पहुंच जाएगा, जब थोड़ी इसमें हीट आ जाएगी, तभी ऊपर जाना शुरू होगा और फिर ऊपर वाला नीचे आना शुरू होगा, मतलब कन्वेक्शन स्टार्ट होगा कुछ देर बाद। तो लिक्विड में लिक्विड अगर आप इसमें आप हीट फ्लो करा रहे हैं, तो पहले आपको कुछ मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए कंडक्शन ही देखने को मिलेगा। ओके, और आपके गैस के बारे में बता दें, जैसे आप एक क्लोज कंटेनर भी रखें और यहाँ पे क्लोज कंटेनर है मान लीजिए, और ये नॉर्मल प्रेशर पे है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, मतलब सब कुछ एक स्टडी कंडीशन होनी चाहिए सबके लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए जो पार्टिकल है, अगर इन पे प्रेशर टेम्परेचर सब नॉर्मल है, तो ये कुछ यहाँ इससे चिपके भी रहेंगे, कुछ हल्का फुल्का रैंडम मोशन भी करते रहेंगे, क्योंकि गैस में मोशन होता रहता है। तो जो आपका जो हीट यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे, तो जब कंटेनर के बॉटम में होगा, तो इससे जो मॉलिक्यूल है उनमें ये हीट सप्लाई होगा, जिसमें कुछ सेकंड के लिए कंडक्शन होता है, बहुत जरा सा। तो इस तरीके से इसमें कंडक्शन होगा। बाकी जो लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन ही होता है, हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू ही होता है। बस कुछ समय के लिए, कुछ मिनट या कुछ सेकंड के लिए इनमें कंडक्शन पाया जाता है। अब मैं आपको फूरियर लॉ के बारे में बता दूं। फूरियर लॉ बताने से पहले मैं आपको सिर्फ कुछ एजम्पशंस बता देना चाह रहा हूँ, उसको आप एजम्पशंस ध्यान रखें। इसमें होना चाहिए कि जो एजम्पशन पहला होता है, प्रोसेस शुड बी इन, प्रोसेस मतलब हीट ट्रांसफर, आप ले लीजिए, मैंने प्रोसेस लिख दिया है। प्रोसेस शुड बी इन स्टडी स्टेट, जो भी हीट फ्लो हो रहा है वो स्टडी स्टेट में होना चाहिए। एजम्पशंस है फूरियर लॉ के, लिख दूं यहाँ पे ऑफ फूरियर्स लॉ ना। यहाँ पे जो आपका हीट फ्लो है प्रोसेस को मैंने लिख दिया है, वो स्टडी स्टेट में होना चाहिए। दूसरा आपका रहेगा हीट फ्लो इन वन डायमेंशन, यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो होना चाहिए। देयर शुड बी यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो। जैसे कि अगर आप किसी वॉल में हीट फ्लो करा रहे हैं, मान लीजिए किसी रूम में, तो हीट इधर भी होगा, इधर भी फ्लो होगा, इधर भी फ्लो होगा, लेकिन हम इसको एक डायरेक्शन लेंगे, चाहे आप जो ले लीजिए, इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, इधर इधर, एक यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो ही हम लोग लेंगे। टेम्परेचर शॉर्ट में लिख रहा हूं, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट।
आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है बता दूं कि आपका dt बाई dx ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि जो आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अभी मैं आपका नहीं कहूँगा, जो चेंज हो रहा है वो जो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए। कैसे, मान लीजिए जैसे कि 4 डिग्री सेल्सियस 1 मीटर पर 1 मीटर है ना, मतलब कि हर 1 मीटर पे 4 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ये मान लीजिए वॉल है आपका, ये टेम्परेचर ये T1, ये आपका T2, T1 ग्रेटर देन T2, यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है, यहाँ पे कम है। तो ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो रहा है ये पर मीटर 4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, जैसे मैंने बताया। अब ये नहीं कि अब ये नहीं होना चाहिए कि अगले मीटर में 5 डिग्री हो जाए, अगले मीटर में 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। हर मीटर पे 4 डिग्री सेल्सियस ही कम होना चाहिए। तो ये आपका हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, कांस्टेंट होना चाहिए। आपका ये चौथा क्या हो गया, देयर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन। देयर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन, यहाँ पे इंटरनली कोई हीट अलग से नहीं जनरेट होना चाहिए। यहाँ पे अलग से कोई हीट नहीं जनरेट होना चाहिए। मतलब कि जो हीट हम लोगों ने कंसीडर किया है, जिसको हम लोग जान रहे हैं कि हाँ इसी बारे में एनालाइज करना, बस वही हीट है, उसके अलावा कोई हीट नहीं रहनी चाहिए। पांचवा क्या है, एक मटेरियल शुड बी होमोजीनियस, शुड बी होमोजीनियस। आपका ये मटेरियल आपका होमोजीनियस होना चाहिए। ये आपके जो 5 एजम्पशंस हैं, इसको ध्यान में रख के आपको और फूरियर लॉ पढ़ना है। अच्छा, फूरियर लॉ बताने से पहले अभी स्टडी स्टेट थोड़ा बता देना चाह रहा हूँ, इसको भी आप देख लीजिए ना। इसको मैं आपको कर देता हूँ। स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट में ये बताया गया है कि आपका dt बाई, अब यहाँ पे गीला हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट, स्टडी स्टेट में आपका ये dt बाई dx 0 होता है आपका। इसका मतलब ये कि डिस्टेंस के साथ साथ आपका टेम्परेचर चेंज होता है। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, ये होता है, हाँ, यहाँ पर डिस्टेंस के साथ साथ टेम्परेचर चेंज होता है। dt बाई dt गलत होता है, ओके, चेंज नहीं होता। तो जैसे कि आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ये आपका हुआ, मान लीजिए ये रॉड हुआ, मान लीजिए इसके कई पोर्शन है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आपने हीट सप्लाई किया 70 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, समझ लीजिए इसके बीच में। दूसरा रॉड हुआ आपका, ये मान लीजिए ना दूसरा रॉड, तो इसमें 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 अब 70 से 80 हो गया है, 80 डिग्री सेल्सियस। और हीट अगर आपने दिया तो 80 हो गया, तो ये आपका 100 हो गया, ये आपका 120 हो गया, 80, ये आपका 50, और ये आपका मान लीजिए 30 हो गया। आपने और हीट दिया इसको,
और हीट दिया इसको, तो ये आपका 80 से 90 हो गया, ये आपका 60 हो गया डिग्री सेल्सियस, और ये आपका 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब हमने यहाँ क्या देखा कि हमने इसमें हीट दिया 70 डिग्री सेल्सियस इस पॉइंट पाया, इस पे 40, लास्ट में 20, और हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा 80 पाए, लास्ट में 30, 20 से 30 बढ़ा। अब ने और हीट दिया इसी को, तो अब यहाँ देखा कि 80 की जगह 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस हो गया 50 से। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर टाइम के साथ साथ हीट देने पे बढ़ रहा है। ओके, लेकिन अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब एक लिमिट तक हम हीट दे देंगे इसको, और उसके बाद अब वो लिमिट क्रॉस होती है और फिर हीट देते हैं, तो यहाँ पे ये 90 ही रहेगा डिग्री सेल्सियस, यहाँ 60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें एक ऐसा टाइम आया कि हीट देते देते कि अब ये 90 ही है, ये 60 ही है, ये 50 है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अब हीट को ट्रांसफर कर दे रहा है आगे, ये हीट फ्लो करा दे रहा है, ट्रांसफर करा दे रहा है। जब ये कंडीशन आ जाए तो इसी को हम स्टडी स्टेट कंडीशन कहते हैं। आप समझ गए ना, जब वो कांस्टेंट रेट से हीट ट्रांसफर करने लगे पूरे मीडियम में। इसमें आपका टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ चेंज होगा, लेकिन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ओके, समझ गए होगे आप। तो हमें ये पता लगा कि जो Q है आपका हीट फ्लो जो होता है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के, dt बाई dx। मतलब कि ये आपका क्या कहते हैं, किसी लेंथ के या फिर किसी पाथ के रिस्पेक्ट में, दूरी के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है। ये आपके तो ये आपको मतलब फ्लो कराएगा, ये आपका हीट फ्लो कराएगा अच्छे से। मतलब कि अगर जितना आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट अच्छा होगा उतना आपका हीट फ्लो होगा। मैंने कंडक्शन में बताया है कि डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो आपका हीट फ्लो भी बहुत अच्छा होगा, ये तो आप जानते ही हैं। अब ये है हीट फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, जितना आपका एरिया होगा उतना हीट फ्लो अच्छे से होगा। ये आप और यहाँ पे मैंने अभी निगेटिव साइन नहीं लगाया, वो इसलिए लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप निगेटिव साइन भी लगाओगे, ये नेगेटिव साइन, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट ये कम हो रहा है, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, ये टेम्परेचर आपका